चलिए बच्चों लोग चालू कर रहे हैं हम लोग अगला पार्ट इसका। पहला देखो एक वेरिएशन है प्रोजेक्टाइल का, इलास्टिक कलिजन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विथ वॉल। ठीक है, या वॉल से कोलाइड हो या ग्राउंड से कोलाइड हो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप लोग को प्रोजेक्टाइल में मिलेंगे। उसमें हम लोग को कलिजन का इस्तेमाल होना है। कलिजन को डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास एंड कलिजन चैप्टर में, जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह पढ़ते हैं तो। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बहुत ही खास स्पेशल केस दिया हुआ है कलिजन का, विच इज इलास्टिक कलिजन। ठीक है, तो इलास्टिक कलिजन ऐसा होता है बच्चों, जब क्या हो कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अप्रोच करें। दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करें? अप्रोच करें। भाई अप्रोच करेंगे तभी तो कलिजन होगा, अप्रोच करेंगे तभी तो दोनों के बीच का गैप कम होगा। तो दोनों एक दूसरे को अप्रोच करें, अप्रोच कराने के बाद उनका इंटरेक्शन हो आपस में, इंटरेक्शन होने के बाद वो एक दूसरे से क्या हो जाए? सेपरेट। ठीक, इसी को कलिजन बोलते हैं। जब कोई दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे के करीब आए, इंटरैक्ट किए और इंटरैक्ट करने के बाद सेपरेट हो गए। ठीक, तो अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर हो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के, वेलोसिटी जिससे वो अप्रोच कर रहे थे एक दूसरे को, मतलब दोनों के बीच जो रिलेटिव वेलोसिटी था टुवर्ड्स ईच अदर, वो सेपरेट होने के बाद भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वही रहे। भाई डायरेक्शन जरूर अलग हो जाएगा लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहे? वही रहे। जितनी तेजी से वो एक दूसरे के करीब आए उतनी तेजी से दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो, कोई भी लॉस नहीं हो वेलोसिटी का। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं बच्चों? इलास्टिक कलिजन। क्या बोलते हैं? इलास्टिक कलिजन। तो ये हम लोग बस एक स्पेशल केस डिस्कस करें इलास्टिक कलिजन में। यहां दो चीजें मूव नहीं करेंगी, यहां पर सिर्फ एक चीज मूव करेगी। क्योंकि बच्चों जो वॉल है या फ्लोर है, ये हमेशा क्या पे रहता है? रेस्ट पे रहता है। ये हमेशा क्या रहता है बच्चों? रेस्ट पे रहता है। ठीक, तो अगर ये हमेशा रेस्ट पे रहेगा तो जो भी चीज है, जैसे सपोज बॉल यहां जा रही है, जमीन पे ऐसा टप्पा खाई बॉल, बॉल क्या खाई बच्चों? टप्पा खाई। ठीक, तो बॉल ही तो मूव कर रही है, तो होगा क्या? बॉल की टकराने से पहले जो वेलोसिटी थी, टकराने के बाद भी बॉल की वेलोसिटी वही रहेगी। ठीक, लेकिन ये बात याद रखना बच्चों कि जब दो चीजें एक दूसरे से टकराती हैं, क्या होती हैं? दो चीजें एक दूसरे से टकराती हैं। ठीक, तो दो लाइनें बनती। कितनी लाइनें बनती हैं? दो। कैसी लाइनें? एक बनता है कॉमन टेंजेंट, एक क्या होता है बच्चों? कॉमन टेंजेंट। और एक होता है बच्चों लाइन ऑफ इंपैक्ट। एक क्या होता है? लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो हमेशा जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है यार, या वेलोसिटी चेंज होता है ना, वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग होता है। ठीक, ये सब हम लोग कलिजन में पढ़ेंगे आगे में, लेकिन अभी बस ऐसे ही बता रहा हूं। तो जब भी मोमेंटम का चेंज होता है वो किसके अलोंग होता है? लाइन ऑफ इंपैक्ट। बात समझ में आई कि नहीं? और लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या है? जो कॉमन टेंजेंट बनेगा उसके परपेंडिकुलर आप एक लाइन बना देंगे। क्लियर बात? ठीक, अब आप देखो, सपोज बॉल थोड़ी बड़ी बना रहा हूं, बॉल ऐसे जा रही थी, जब टकराने से जस्ट पहले बॉल की वेलोसिटी इस तरफ थी, है ना? बॉल ऐसे जाके ऐसे जा रही है, टेढ़ी जाती है ना जब जमीन पर पड़ती है, तो आप देखे होगे। तो यहां पर बच्चों हम लोग दो लाइनें बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दो लाइनें। तो एक बनेगी हॉरिजॉन्टल लाइन और एक क्या बनेगी? वर्टिकल लाइन। ये कॉमन टेंजेंट बनेगा। क्या बनेगा? कॉमन टेंजेंट। ठीक है, कॉमन टेंजेंट ये बनेगा। ये दोनों सरफेस का क्या है? टेंजेंट है। और इसके परपेंडिकुलर क्या बनेगा? कॉमन नॉर्मल बोलते हैं, या फिर लाइन ऑफ इंपैक्ट बोल सकते हो। ठीक, तो क्या करेंगे? सपोज ये वेलोसिटी v था टकराने से जस्ट पहले, इस एंगल को अपन थीटा बोल सकते हैं मान लो। तो इधर हो जाएगा क्या? v साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा? v कॉस थीटा, ये टकराने से जस्ट पहले। ठीक, तो जब भी इलास्टिक कलिजन होगा, मोमेंटम चेंज किसके अलॉन्ग होगा? लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो बच्चों ये जो v साइन थीटा है ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ये जो v कॉस थीटा है, ये बॉल इस जमीन को इतनी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा था v कॉस थीटा से। क्या से कर रहा था? v कॉस थीटा से अप्रोच कर रहा था। तो टकराने के बाद ये सेपरेट कितने से होगा? v कॉस थीटा से होगा, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, बस डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। किसके अलॉन्ग? लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर बॉल सपोज अपना एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है और जमीन से टकरा रही है, क्या से टकरा रही है? जमीन से। तो जमीन क्या रहती है? हॉरिजॉन्टल बच्चों। तो अपना लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होगा? वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्टिकल कंपोनेंट का डायरेक्शन बदल जाएगा बस। टकराने से पहले
जमीन के तरफ था, टकराने के बाद जमीन के ऊपर आ जाएगा। तो एक कंपोनेंट आगे होगा, एक कंपोनेंट ऊपर होगा, v cos थीटा होगा। तो फिर टप्पा खाने के बाद बॉल इधर जाएगी ऐसे, फिर से बात समझ में आएगी। देखो ना, बॉल फेंक के टप्पा खाती है ऐसे, प्रोजेक्टाइल 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 मोशन करती जाती। बात समझ में आई कि नहीं है? पक्का? तो ये बात याद रखेंगे। अब कहीं सपोज अपन फेंक दिए, सपोज यहां से यहां फेंक दिए, तो ये क्या से टकराई? अब दीवार से टकराई। अब क्या होगा बच्चों, जो हमारा कॉमन टेंजेंट है वो ये बनेगा, और ये क्या बनेगा? कॉमन नॉर्मल। अब सपोज टकराने से जस्ट पहले इसका वेलोसिटी ऐसा था v, अब ये एंगल थीटा, इसका दो कंपोनेंट कर लेते हैं, v cos थीटा और v sin थीटा मान के चलो। अब लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या है? हॉरिजॉन्टल। तो ये जो v cos थीटा है वो टकराने के बाद v cos थीटा क्या हो जाएगा? इधर। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब v cos थीटा हो गया, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। आ रही बात समझ में? तो जब दीवार से टकराएगा तो वर्टिकल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डायरेक्शन पलट जाएगा, जो भी उस पॉइंट पे वेलोसिटी होगा। ठीक। और इसमें क्या होगा? इस केस में जब जमीन से टकराएगा तो वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा? वही रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? पक्का? तो ये चीज याद रखेंगे। ठीक। अब एक चीज देखो, अपन को इसमें अभी क्या पढ़ना है? प्रोजेक्टाइल विद अ वॉल पढ़ना है खाली। तो उसका एक केस देख लो। ठीक है, सपोज आपने एक प्रोजेक्टाइल लिया और ये दीवार ली। ठीक। अब सोचो, सपोज यहां से आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया विथ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा। क्लियर है? ये अपना प्रोजेक्टाइल मोशन करता। अगर दीवार नहीं रहती तो सपोज ये ऐसा करता। ये कब? दीवार नहीं रहती तब ऐसा मोशन करता। लेकिन आप जानते हैं अभी दीवार है तो ये कुछ अलग मोशन करेगा। चलो अब कुछ चीजें गौर करते हैं। मैं आप लोग को पढ़ाया था, उस समय ध्यान देने बोला था कि जब भी आप रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट या वेलोसिटी या कुछ भी चीज लिखते हो, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, मैक्सिमम लिखते हो, तो किस कंपोनेंट पे डिपेंड करता है ये ध्यान देना है। रेंज जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों कंपोनेंट पे। टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट जो है वो हमेशा किस पे डिपेंड करते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक। अब देखो, सपोज ये प्रोजेक्टाइल जा रहा है, ऐसा जा रहा है, प्रोजेक्टाइल जा रहा है, तो यहां पर सपोज पहुंच गया बॉल। ठीक है, अब यहां पर पहुंच गया बच्चों, तो जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था u cos थीटा, यहां भी टकराने से पहले वही रहेगा। इसको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। ठीक। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? u sin थीटा। अब यहां पर जब वो टकरा रहा है तब वो वर्टिकल कंपोनेंट कुछ बदल जाएगा। वो क्या करेंगे? इतना दूर पहुंचने में कितना टाइम लगा निकालेंगे, फिर उस टाइम पे वर्टिकल कंपोनेंट वही g से कितना कम हो गया वो करके निकालेंगे, या जैसा भी अपन कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन ये बात देखो, अगर ये दीवार नहीं भी रहती, क्या है? दीवार नहीं भी रहती और दीवार है भी, तो भी वर्टिकल कंपोनेंट में तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा ना कभी भी। वो तो g एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कर रहा है, उसके हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्योंकि दीवार जो है वो वर्टिकल है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज तो किस डायरेक्शन में हो रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। आ रही बात समझ में? डायरेक्शन किस चेंज हो रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वर्टिकल कोई फर्क पड़ रहा है? तो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट को कोई फर्क पड़ेगा? ठीक। इसका मतलब यह है कि अगर सपोज मैं एक बॉल फेंकता जमीन से और सीधा वो जाके जमीन पे गिरती, एक बॉल फेंकता जमीन से सीधा जाके जमीन पे गिरती, सपोज उसका टाइम ऑफ फ्लाइट आया 2 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया? 2 सेकंड। अगर मैं जमीन से बॉल फेंक रहा हूं, सामने ये दीवार आ गई, ये जैसे दीवार दिख रही है, सामने दीवार आ गई, तो मैं ऐसे बॉल फेंका, ये बॉल जाएगी दीवार से टकराएगी, टकराने के बाद वापस आएगी, फिर जमीन पे गिरेगी, उसमें भी टाइम कितना लगेगा? 2 सेकंड। आ रही बात समझ में? फर्क नहीं पड़ेगा टाइम पीरियड को, फर्क नहीं पड़ेगा टाइम पीरियड को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम हाइट जो रीच करने वाला है उसको भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जमीन से मैक्सिमम हाइट भी वही रहेगा, क्योंकि ये दोनों चीजें वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करती हैं। बात समझ में आया कि नहीं है? तो फर्क क्या को पड़ेगा? रेंज को। रेंज को भी ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ऐसा पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जितना दूरी था उसको रेंज बोलते हैं, वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो u cos थीटा है, टकराने के बाद भी वेलोसिटी क्या रहेगी? u cos थीटा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज, डायरेक्शन पलट गया ना। तो बॉल क्या होगी? देखो, बॉल का ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसा बनेगा, बॉल यहां से यहां तो जाएगी सीधा,
उसके बाद यही जो है, यही जो पाथ बनना था, ये क्या हो जाएगा बच्चों, मिरर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? ये जो उस तरफ करती मोशन, अब ये क्या हुआ, बस यहां पर ऐसा हुआ कि अचानक से ऐसा हुआ कि ये जो u cos थीटा था वो पलट गया, बाकी वर्टिकल वेलोसिटी तो वैसे ही कम हो रही है जैसे हो रही थी। बात समझ में आई कि नहीं? तो मैक्सिमम हाइट जो वो पहुंचने वाला था वही मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा। ठीक, अगर आप ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये रेंज आया कि नहीं आया? तो अभी बच्चों ये R1 सपोज, और टकराने के बाद दीवार से ये R2 किया, अभी भी R1 और R2 का सम करोगे तो कितने, किसके बराबर आएगा? R के बराबर ही आएगा। ठीक, हाँ, लेकिन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से अब पीछे या आगे गिर सकती है, वो डिपेंड करता है कि दीवार कहां पे थी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पक्का? ये कॉलिजन इलास्टिक हो रहा है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल रेंज में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, बस डायरेक्शन क्या हो जा रहा है बच्चों, चेंज। क्लियर है? तो टकराने तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था और टकराने के बाद जो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो दोनों का सम करोगे तो ओरिजिनल जितना रेंज होता ना उसी के बराबर आता। क्यों ऐसा हो रहा है समझ में आ रहा है? मैकेनिक्स इसका, सॉरी काइनेटिक्स। क्लियर है बच्चों? ठीक, लेकिन अगर मान के चलो जब हम लोग और कलीजन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर एक आता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, मतलब जब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन बराबर नहीं रहता। जैसे 10 मीटर पर सेकंड से टकराया और टकराने के बाद वापस आ रहा है 10 से नहीं 8 से, तो वैसे में क्या होगा, फिर हॉरिजॉन्टल रेंज चेंज हो जाएगा। हाँ, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी को कोई फर्क फिर भी नहीं पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट उतना ही रहेगा, लेकिन फिर रेंज में फर्क पड़ जाएगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोग को बनाएंगे। तो ये अभी इसलिए छोड़वा दिया हूं बच्चों की ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग जब कलीजन चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर खूब सारे आते हैं। प्रोजेक्टाइल जमीन से टकरा रहा है बार बार और दीवार से टकरा रहा है वैसा, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग तब डिस्कस करेंगे। तो अगर लेकिन इलास्टिक कलीजन वाला कोई क्वेश्चन आ गया तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट बस याद रखना। ठीक, टकराने के बाद जो जो भी कॉमन नॉर्मल है, सॉरी कॉमन टेंजेंट है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट कर लेना और उसको क्या कर देना है, पलट देना है। ठीक, उसके अलोंग वाला तो वैसे ही रहेगा, उसके परपेंडिकुलर वाले को अपने को क्या कर देना, पलट देना, अपने आप आंसर आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? और ना ही टाइम ऑफ फ्लाइट पे फर्क पड़ेगा। जैसे t=0 से यहां छोड़े तो अगर दीवार नहीं रहती तो t=2 सेकंड पे सपोज यहां गिरता, तो अभी भी t=0 सेकंड पे छोड़े, ये टकरा के वापस यहां गिरेगा कितने में, t=2 सेकंड। क्लियर है बात? मैक्सिमम हाइट को भी कोई फर्क, जमीन से जो मैक्सिमम हाइट ऐसे होनी थी बिना दीवार के, वो दीवार के साथ भी वैसे ही होनी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस रेंज क्या हुआ, इधर जा रहा था, अब जो बचा हुआ जर्नी ऐसे करता वो ऐसे नहीं करेगा, ये पलट गया क्योंकि यू चेंज हो गया ना उस पॉइंट पे। बात समझ में? हाँ, एज्यूमिंग की ये जो कलीजन हुआ एकदम वेरी शॉर्ट, मैंने जो कलीजन में जो इंटरेक्शन हुआ बहुत कम समय के लिए हुआ, वेलोसिटी चेंज सडनली हो गई तुरंत, नहीं तो वो कलीजन का सब 0.1 0.2 सेकंड अगर कलाइड होते तो बॉल कंप्रेस हुई फिर एक्सपैंड हुई वो सब लग जा रहा है तो फिर अलग बात है। अब वैसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ बच्चों, ऊपर से तो नहीं गया, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट। अब बच्चों हम लोग को पढ़ना है क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन इन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक, प्रोजेक्टाइल मोशन इन एन इंक्लाइंड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक, ये बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंग चीज है बच्चों, है एकदम सिंपल। जैसा प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग करते आए हैं, एक्स एक्सिस अलग वाई एक्सिस अलग, वैसे ही कैलकुलेशन करना है, कोई चीज घबराने का बात नहीं है। जैसे आपको रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट का फॉर्मूला नहीं भी पता तो भी अपना सारी चीजें सॉल्व कर सकते हो आप, या डिराइव कर सकते हो फॉर्मूला। क्या है, क्योंकि इक्वेशन एक्स एक्सिस में लिखना आना है, वाई एक्सिस में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है और दोनों को सॉल्व करना है, बस टाइम को सेम लेते हुए। वैसे ही इंक्लाइंड प्लेन में करना है। अब जब हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे तो मैं आप लोगों को एक चीज सिखाया था कि आप जो क्या बोलते हैं फ्रेम है, फ्रेम एक्स वाई एक्सिस जो सेलेक्ट करते हैं वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर देते हैं, बस ध्यान क्या देना है, एक्स और वाई आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा क्या हो, हॉरिजॉन्टल एक्स और वर्टिकल वाई हो, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल कब होता है, जब हमारा बच्चों एक इंक्लाइंड प्लेन हो और हम लोग प्रोजेक्शन जो कर रहे हैं वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बच्चों, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। ठीक, कि अगर ये नॉर्मल ऐसा फेंकते बच्चों तो ये जाके इधर गिरता, ये जाके यहां गिरता, लेकिन अभी एक दीवार नहीं है, सीधी दीवार नहीं है, कैसी दीवार है, टेढ़ी दीवार है। हरी बात समझ में?
ठीक, तो ऐसे मोशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। इसको भी सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है बात? ये भी इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल होगा। अगर सपोज आप ऊपर से फेंक दिए, ये भी क्या होगा? मोशन इन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ऊपर से नीचे फेंको या नीचे से ऊपर फेंको, दो वेरिएशन अपन देखेंगे। क्लियर है बात? पक्का? बड़े बच्चों आगे चलिए, तो देखो इसको डिस्कस करते हैं, मोशन इन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो मैं पहला जो इंक्लाइंड प्लेन वाला मोशन ले रहा हूं बच्चों, वो ऐसा ले रहा हूं कि जमीन से ऊपर फेंकने वाला। ठीक, कैसा वाला ले रहा हूं? नीचे से ऊपर फेंकेंगे, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, नीचे से ऊपर फेंकेंगे। ठीक है, फिर एक छोटा सा वेरिएशन करेंगे तो वो सबके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये ले लेते हैं बच्चों इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। अब देखो, मैं डेरिवेशन करते समय जो एंगल लूंगा, सवाल में भले एंगल अलग दिया हो, आपको जो एंगल के हिसाब से मैं बना रहा हूं उसमें कन्वर्ट कर लेना, तब वो फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे जो मैं डिराइव करूंगा एंड में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, देखो सपोज क्या करो बच्चों, ये एंगल को बोल दो आप अल्फा। क्या बोल दो? एंगल अल्फा। इस अल्फा को बोलते हैं इंक्लिनेशन एंगल, या इंक्लाइंड प्लेन कितना इंक्लाइंड है टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ये क्या हो गया बच्चों? अल्फा। ठीक, दूसरा, ये मैं फेंका u स्पीड से। u क्या है बच्चों? प्रोजेक्शन स्पीड। u क्या है? प्रोजेक्शन स्पीड। ठीक, अब बच्चों क्या होगा, कई डेरिवेशन में, कई टेक्स्ट बुक्स में जो थीटा एंगल है ना, वो इंक्लाइंड प्लेन से ले लेता है। क्या से ले लेता है? इंक्लाइंड प्लेन से। लेकिन मैं डेरिवेशन करूंगा हॉरिजॉन्टल से ही लेके, तो इसको आपको थीटा लेना है, याद रखना। थीटा क्या है? हॉरिजॉन्टल से एंगल, याद रखना। ठीक, थीटा क्या है बच्चों? एंगल मेड बाय प्रोजेक्शन वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल। इससे अपना डेरिवेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, यानी मेरे को आसान लगता है, हो नहीं जाएगा ऐसा आसान, क्योंकि आप क्या करोगे, जो मैं फॉर्मूला डिराइव करूंगा ना, उसमें अगर अल्फा का वैल्यू 0 डालोगे तो हमारा जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल रहता है वही फॉर्मूला बन जाएगा। तो याद करने में आसानी होता है कि अल्फा ऐसा टाइप का रखना है। फॉर्मूला कई बार लिख देते हैं थोड़ा बड़े टाइप का है, तो ऐसा लगता है ना गलत है कि सही है, तो उसमें अल्फा को 0 डाल के देखना, वापस से वही नॉर्मल टाइम ऑफ फ्लाइट तो नहीं आ जा रहा है, आ जा रहा है, मतलब अपना सही है फॉर्मूला। ऐसा याद करने में अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए। अब तो जमीन से इसको फेंक रहे हैं बच्चों, कैसे फेंक रहे हैं इसको? जमीन से फेंक रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या करोगे आप लोग यहां पर अपना फ्रेम को क्या है, चेंज कर दोगे। एक्स और वाई एक्सिस को क्या कर दोगे बच्चों? चेंज। क्या करोगे आप बोल दोगे ये दो लाइनें ले लो, एक इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर और एक इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग। इसको आप बोल दो वाई एक्सिस, इसको आप बोल दो एक्स एक्सिस। क्लियर है बात? आपको अब हॉरिजॉन्टल क्या हो गया? इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, और वर्टिकल क्या हो गया? इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब सारी चीजों को रिजॉल्व कर दो, सारी चीजों को रिजॉल्व कर दो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और अक्रॉस द इंक्लाइंड प्लेन, नया जो एक्स वाई एक्सिस है उसके हिसाब से। तो देखो देखो बच्चों, ये पूरा एंगल मैं थीटा बोला हूं और ये एंगल को अल्फा बोला हूं, तो ये बस इतना सा एंगल कितना आएगा? थीटा माइनस अल्फा आएगा। क्या आएगा? थीटा माइनस अल्फा। अब u का कंपोनेंट कर लेता हूं। ठीक, तो बच्चों u का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। आएगा ये वाला जो कंपोनेंट है उसको क्या बोलूंगा? u साइन थीटा माइनस अल्फा, और इधर वालों को क्या बोलूंगा बच्चों? u कॉस थीटा माइनस अल्फा। ये बोलेंगे u साइन थीटा माइनस अल्फा और u कॉस थीटा माइनस अल्फा। ये वेलोसिटी का कंपोनेंट हो गया। अब एक्सेलरेशन का करते हैं। हमको पता है बच्चों g जो है वो कहां लगता है? वो तो भाई इंक्लाइंड प्लेन से फेंक रहे हो तो ग्रेविटी थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, वो तो हमेशा क्या रहेगी? डाउनवर्ड रहेगी। तो g का भी हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों? कंपोनेंट कर लेते हैं। देखो कैसे, अगर ये थीटा माइनस अल्फा है तो ये एंगल क्या होगा? नहीं कुछ भी कुछ नहीं है ना, वैसा नहीं है। ये देखो ऐसा नहीं 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 नहीं, देखो ये अल्फा है, ये क्या है? अल्फा। तो बच्चों इसका परपेंडिकुलर ये था, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा।
ये क्या होगा 90 माइनस अल्फा। फिर ये और ये आपस में परपेंडिकुलर थे, ये 90 माइनस अल्फा हुआ, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा। क्या हो जाएगा बच्चों अल्फा। बात समझ में आएगी नहीं? अरे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं है ना, ये यू है, वो थोड़ी है वर्टिकल, थोड़ी है यू है ना। अरे बस में ये क्लियर है। अब जी का दो कंपोनेंट हो गया, तो जी के कंपोनेंट कर लेता हूं बच्चों। अल्फा के साथ वाला ये वाला क्या आएगा जी कॉस अल्फा, और इधर क्या आएगा बच्चों जी साइन अल्फा। ये समझ में आया, जी कॉस अल्फा और जी साइन अल्फा। रेजोल्यूशन समझ में आ रहा है ना बच्चों? एंगल मार्क करना है और रिजॉल्व करना है, जो एंगल के साथ जुड़ा रहता है वाला अल्फा और उसके परपेंडिकुलर वाला साइन। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब बच्चों इसको मिटा रहा हूं। अब अपन दो चीजें लिख लेते हैं यहां पर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसा कि लिखते थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब पैरामीटर्स को लिख लेते हैं, एक्स में क्या है वाई में क्या है। हमारा याद रखना नया एक्स कौन सा है नीचे वाला, और नया वाई क्या है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, चलो पहले एक्स एक्सिस में लिखते हैं। पोजीशन एक्स लिखेंगे, पोजीशन कैसे लिखेंगे एक्स, लेकिन एक्स कहां होगा बच्चों ये नहीं, ये क्या होगा पोजीशन ये इसके अलोंग। ठीक है, तो पोजीशन ये होगा। वाई के अलोंग पोजीशन क्या लिखेंगे वाई, लेकिन वाई जमीन से नहीं होगा, क्या से होगा इंक्लाइन प्लेन से। ठीक है वाई। उसके बाद एक्स हो गया वाई हो गया। अब बताओ वेलोसिटी क्या आ रही है एक्स एक्सिस में, इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा माइनस अल्फा अब द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो क्या है u cos थीटा माइनस अल्फा इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, और ये क्या है u sin थीटा माइनस अल्फा डाउन द इंक्लाइन प्लेन। ठीक, अप द इंक्लाइन प्लेन और एक डाउन द इंक्लाइन प्लेन, ए सॉरी अप और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, सॉरी सर। ठीक है, अब ये समझ में आया। एक्सीलरेशन, अभी नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में एक्स में एक्सेलरेशन 0 होता था, वाई में एक्सेलरेशन जी होता था, लेकिन अभी यहाँ दोनों सब तरीके में एक्सेलरेशन होगा। ठीक, तो इधर एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों वेलोसिटी के ऑपोजिट जी साइन अल्फा, तो इसको माइनस ले लेता हूं, तो क्या लिखूंगा माइनस जी साइन अल्फा। और यहां पर क्या होगा बच्चों ये भी इनिशियल वेलोसिटी तो ऊपर है और एक्सेलरेशन क्या है वर्टिकल वाला नीचे, कितना माइनस जी कॉस अल्फा। बात समझ में आया? तो मैं u के रेस्पेक्ट में ले रहा हूं है ना, u के रेस्पेक्ट में ले रहा हूं, तो u का जो इनिशियल डायरेक्शन था उसको पॉजिटिव माना, तो g अपने आप क्या आ गया दोनों जगह नेगेटिव आ गया। ठीक, टाइम दोनों जगह क्या रहेगा बच्चों t और t। अब सारे इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों सारे इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, तो देखो x में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे x में, x बराबर u cos थीटा माइनस अल्फा इंटू टी यू कॉस थीटा माइनस अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी क्या था साइन अल्फा टी स्क्वायर। एक्स में ये लिखेंगे अब, क्योंकि एक्स में भी अब एक्सेलरेशन आ गया, तो अब उसको खाली एक्स कॉस थीटा करके छोड़ नहीं सकते। y कैसे लिखेंगे बच्चों u साइन थीटा माइनस अल्फा टी माइनस हाफ जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर। ये समझ में आया? ठीक, अगर वेलोसिटी लिखना है x में तो क्या आएगा u कॉस थीटा माइनस अल्फा u माइनस जी साइन अल्फा टी, ये लिखेंगे। अगर आपको वेलोसिटी लिखना है y डायरेक्शन में तो क्या लिखेंगे u साइन थीटा माइनस अल्फा माइनस जी कॉस अल्फा टी, ये लिखेंगे। पक्का? ठीक है बच्चों, ये हो गया y में। नहीं समझ में आ रहा है? पक्का? तो ये vx हो गया और ये vy हो गया बच्चों। ठीक है, तो वेलोसिटी पोजीशन ऐसा लिख लेंगे, और अगर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लिखना चाहते हो तो उससे भी लिख सकते हो, वो नहीं लिखते, बाकी दो इक्वेशन ऐसा लिखेंगे। क्लियर है? अब इसी इक्वेशन से अपन नया नया इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो भी हम लोग को चाहिए, जो भी हम लोग को चाहिए। तो बच्चों जैसे सपोज हम लोग को यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा, क्या पूछेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा हो रहा है यहाँ,
ये यहां से फेंकें या ऐसा जाके यहां कहीं टकराएगा, तो जब ये वापस से हवा से, जमीन से या किसी भी सरफेस से टकरा जाता है, तो इसके बीच में जितना भी टाइम उसको लगा उसको टाइम इंटरवल यानी टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो जब ये यहां टकरा जाएगा तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या हो जाएगा, टी बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट में खास बात क्या होगी, चालू यहां से किया, एंड यहां पे किया, तो बताओ ये जो नया वर्टिकल एक्सिस है उसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो हुआ। भाई ओरिजिन से चालू किया और कहां गया, ओरिजिन में आ गया। बात समझ में आएगी नहीं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा, निकल जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या को जीरो रखेंगे, एक्स को कि वाई को जीरो, वाई को क्या रख दो, जीरो, तो रख देते हैं। तो यहां पर वाई को जीरो रखो, सबसे पहले डेरिवेशन लिख लो बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, तो y को क्या कर देते हैं बच्चों, जीरो रख देते हैं। y को जीरो रखोगे तो जीरो बराबर आएगा u साइन थीटा, सॉरी हाँ, थीटा माइनस अल्फा, u साइन थीटा माइनस अल्फा माइनस हाफ g कॉस अल्फा t, और एक t कॉमन आ जाएगा, आ जाएगा एक t कॉमन। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, एक तो t इक्वल टू जीरो पे y बराबर जीरो होगा, सही बात है, ओरिजिन में वहीं से फेंके, t इक्वल टू जीरो पे ओरिजिन पे था तो वहीं से फेंके। और दूसरा t क्या आ जाएगा बच्चों, दूसरा t आ जाएगा 2u साइन थीटा माइनस अल्फा बाय g कॉस अल्फा। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ये हो गया हमारा नया टाइम ऑफ फ्लाइट अप द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक, टाइम ऑफ फ्लाइट अप द इंक्लाइंड प्लेन। क्लियर है, नहीं नहीं मानते इस बात, मानना पड़ेगा है ना। ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट अप द इंक्लाइंड प्लेन। तो देखो मैं इसलिए एंगल ऐसे सेलेक्ट किया था, देखो अभी यहाँ अल्फा का वैल्यू जीरो डाल देता हूँ, अल्फा का वैल्यू क्या डाल देता हूँ, जीरो। अल्फा का वैल्यू जीरो डालने का मतलब क्या होगा, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है वो कहाँ गया, जमीन पे बन गया, और जमीन से फिर यू से एट एन एंगल थीटा फेंक रहे हैं, क्योंकि थीटा तो मैं वही लिया हूँ, हॉरिजॉन्टल से ही एंगल लिया हूँ। क्लियर है, तो देखो अल्फा की जगह जीरो डालूंगा तो ये होगा 2u साइन थीटा हो जाएगा। कॉस अल्फा वन होता है, कॉस जीरो वन होगा, कॉस जीरो क्या होगा, वन, तो 2u साइन थीटा बाई जी आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो ऐसे में याद करने में अपने क्या रहेगा, थोड़ा सा आसानी रहेगा। ठीक है, इसलिए एंगल कहाँ से लेना है, थीटा हॉरिजॉन्टल से, और अल्फा क्या होगा, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल जो दिया है। क्लियर है बच्चों, अब अगला निकालते हैं रेंज। तो रेंज निकालने के बच्चों कई तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि ये जो हमारा टाइम आया है इस टाइम को कहाँ डाल दूंगा, एक्स में डाल दूंगा। इस टाइम को कहाँ डाल दूंगा बच्चों, एक्स में, और एक्स में डालने के बाद मैं कैलकुलेशन कर लूंगा। एक्स में डालने के बाद क्या कर लूंगा, मैं कैलकुलेशन कर लूंगा, तो जो एक्स का वैल्यू आएगा वही आर होगा अपना। बस जब टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन जितना वो चला उसी को रेंज बोलेंगे। याद रखना रेंज यहाँ हॉरिजॉन्टल नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग। ठीक, या दूसरा तरीका मैं इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि पहला तरीका तो आप जानते ही हैं, पहला तरीका तो आप जानते ही हैं, इसलिए अपन क्या इस्तेमाल करते हैं, दूसरा तरीका। हिमांशी तुम जग रही हो कि नहीं बेटा, है ना, ध्यान लगा के सुन रही हो क्या चलिए ठीक है, तो अपन दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं रेंज निकालने का। ठीक है, तो ठीक है, रेंज लिखे, रेंज। ठीक है, देखो रेंज 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 गो अवे, हाँ देखिए समझ गए, लिख लो। हाँ देखो, तो सपोज ये अपना इंक्लाइन प्लेन है, क्या है अपना इंक्लाइन प्लेन, फिर से पैरामीटर ले लेते हैं, ये एंगल को क्या बोलते हैं अपन, अल्फा, और आपका क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है यहाँ से, याद रखना u वेलोसिटी से एंगल थीटा, कहाँ से बन रहा है थीटा एंगल, हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, तो बच्चों देखो ये प्रोजेक्टाइल उड़ा 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 और यहाँ पर टकरा गया। ठीक, तो हमको बच्चों ये चाहिए आर, इसको आर थीटा लिखना, थीटा नहीं आर अल्फा लिखना। आर अल्फा मतलब समझ जाओगे आप, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग वाला रेंज बोला है आर अल्फा। ठीक है, अच्छा जहां पर ये टकराया वहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, ड्रॉप किया परपेंडिकुलर। ठीक, अब बच्चों इसको मैं बोला आर हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको क्या बोला मैं, आर। ठीक,
बच्चों ये आर अगर मैं पता लगा दिया, उसको अगर कॉस अल्फा से डिवाइड करूंगा तो हाइपोटेनस पता चल जाएगा। भाई ये ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम लोग? राइट एंगल ट्रायंगल, ये दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, ये दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल रेंज पता कर लिया, हॉरिजॉन्टल रेंज जो जमीन के हिसाब से हॉरिजॉन्टल रेंज पता कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया कॉस अल्फा से, तो पता चल जाएगा हाइपोटेनस। कॉस अल्फा बराबर क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। तो आर अल्फा पता चल जाएगा, आर बाय कॉस अल्फा। यहां लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? देखो मैं ऐसा लिखता हूं यहां पर, आर अल्फा बराबर आर बाय कॉस अल्फा। ये समझ में है? क्योंकि आर निकालना आसान है। क्यों निकालना आसान है मैं ये भी बता देता हूं। अभी पिछला इक्वेशन जो था बच्चों, आप टाइम ऑफ फ्लाइट तो निकाल चुके हो ना। अब टाइम ऑफ फ्लाइट को यहां डालोगे, यहां पर साले को स्क्वायर करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर इतना बड़ा टर्म है, उसको सकेलने में हम लोग को समय लगेगा। सकेलने में क्या लगेगा बच्चों? समय लगेगा। लेकिन अगर मैं जमीन के हिसाब से रेंज लिखना चाहूं, ठीक, तो जमीन के हिसाब से जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बच्चों? ये वेलोसिटी क्या आएगी? यू कॉस थीटा आएगी। ठीक, सपोज टी इक्वल टू 0 से छोड़े और ये टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट में जो है यहां पर आके टकरा गया, तो इतने समय तक वो यू कॉस थीटा से आगे बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था जमीन के हिसाब से? और जमीन के अलोंग तो कोई एक्सीलरेशन है नहीं, तो सिर्फ यू कॉस थीटा में मेरे को टी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आर मेरा आसानी से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और आर मेरा आसानी से आ गया तो फिर उसका मैं कॉस अल्फा से डिवाइड करके मैं क्या आसानी से निकालूंगा? आर अल्फा। तो कैलकुलेशन कम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, कैलकुलेशन उसमें भी करना पड़ेगा लेकिन थोड़ा सा कम। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलिए तो वैसा करते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, रेंज निकालने के लिए आर पहले निकाल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। पहले कौन सी रेंज निकालो बच्चों? हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज होगी यू कॉस थीटा इनटू जो टाइम ऑफ फ्लाइट लगा, तो क्या होगा? यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। ये होगा, नहीं समझ में आया? पक्का? तो बच्चों ये हो गया रेंज। अब हमको तो क्या चाहिए? आर अल्फा। तो आर अल्फा अलोंग हॉरिजॉन्टल, यानी अलोंग हॉरिजॉन्टल जो रेंज होगी आर अल्फा बराबर होगा, लिखो आर बाय कॉस अल्फा। तो यू कॉस थीटा, सामने 2 लिख देते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, कुछ फर्क थोड़ी पड़ रहा है। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस अल्फा बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये नीचे ये वाला कॉस अल्फा और ये वाला कॉस अल्फा मल्टीप्लाई हो गया। ये समझ में आया? तो आप रेंज को ऐसे भी याद रख सकते हो। एकदम छोटा सा इक्वेशन दिख रहा है ना, सकेला हुआ, बढ़िया से। ठीक, लेकिन अब हम लोग मैक्सिमम रेंज वगैरह निकालना चाहेंगे ना, जैसे उसमें नहीं आता था पाई बाई 4 में, तो अपन क्या करते थे? डी आर बाई डी थीटा करते थे। अभी डी आर बाई डी थीटा करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ये भी थीटा वाला है ये भी थीटा वाला है, तो थोड़ा तकलीफ जाएगा, मजा नहीं आएगा। तो हम लोग साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, उसको समथिंग प्लस समथिंग वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। याद करो, नहीं याद है? साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, कि साइन ए प्लस बी बाई टू माइनस साइन ए माइनस बी बाई टू। जब साइन कॉस चाहिए ना मल्टीप्लीकेशन में, तो एक साइन वाला रहेगा, दूसरा भी साइन वाला रहेगा। दूसरा भी क्या रहेगा बच्चों? साइन वाला। तो ये वाले में आएगा साइन ए प्लस बी बाई टू माइनस साइन ए माइनस बी बाई टू, सामने में 1/2 भी लगेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? फॉर्मूला याद रखो भाई, ये बेसिक मैथ्स में जो पढ़े। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, इतना भी याद करने से चल जाएगा, लेकिन आगे जो इसके साथ हम लोग करने वाले हैं ना ऑपरेशंस, उसके लिए वो ज्यादा सरल रहेगा, वो वाला फॉर्म ज्यादा सरल रहेगा। क्लियर? तो इसको आगे बढ़ाते हैं, बढ़ाएं आगे बच्चों। यहां तक समझ में आया कि नहीं है? चलिए लिखिए, इसको मिटा रहा हूं। हाँ लिखिए, तो देखो आर अल्फा क्या आया था? 2u स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा था ना, हाँ, साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस थीटा बाय जी कॉस स्क्वायर
अल्फा, सॉरी थीटा लिख दिया, जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये था। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ आर अल्फा। देखो ये जब साइन ए कॉस बी को मैं साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी में जब कन्वर्ट करूंगा तो एक चीज होगी, एक चीज ये होगी कि, समझ गए ना, एक चीज ये होगी कि 1/2 सामने लग जाता है, क्या हो जाता है, हाफ, सामने क्या लग जाता है, हाफ। तो हाफ से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहां सिर्फ इतना बचेगा, देखो ऐसा लिखना, यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा, अंदर आ जाएगा साइन 2 थीटा माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, ये साइन ए कॉस बी को साइन ए प्लस बी बाई 2 माइनस साइन ए माइनस बी बाई 2 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो आ गया ये चीज, क्लियर बात, समझ में आया बच्चों, क्या जाएगा, साइन 2 अल्फा माइनस 2 थीटा माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा। एक चीज देखते हैं, अगर मैं अल्फा को 0 डालूं तो ये रेंज क्या हो जाना चाहिए, 2u यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी बन जाना चाहिए। देखते हैं, अल्फा को 0 डाल दो साइन 2 थीटा बचेगा, अल्फा को 0 डाल दो साइन 0 0, वो तो गया, गायब हो गया। फिर इधर कॉस स्क्वायर 0 1 हो गया, तो आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये फॉर्म याद करना आसान है कि नहीं है, तो ये बच्चों फाइनल फॉर्म में इसको याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखेंगे। रेंज कैसे निकाले, समझ में आया, भूलना नहीं है बच्चों, याद रखना है ना। यू स्क्वायर, डेरिवेशन कैसे किया वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले से, क्योंकि भरे फॉर्मूले याद नहीं आए तो डेरिवेशन तो तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, चलो अब इसके साथ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकाल लेते हैं, इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, सबसे पहले तो क्या निकाल लूं, लिखिए मैक्सिमम रेंज, क्या निकाल लेते हैं, मैक्सिमम रेंज। आपको याद होगा मैक्सिमम रेंज जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में था वो कब होता था, जब आप हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बनाते हुए किसी ऑब्जेक्ट को फेंकें, तब मैक्सिमम रेंज कितना होता था, क्या कितना होता था, यू स्क्वायर अपॉन जी, कितना हो जाता था, यू स्क्वायर अपॉन जी, वो मैक्सिमम आर मैक्स आता था। अभी क्या कर रहे हैं, हम इंक्लाइन प्लेन के अलोंग फेंक रहे हैं, ठीक, अभी नीचे से ऊपर वाला ही केस चल रहा है, तो किस एंगल पे फेंकें ताकि रेंज हो जाए वो मैक्सिमम आ जाए। तो π/4 मत लिख देना बच्चों, वो किसके लिए था, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के लिए था, ग्राउंड का। अब π/4 नहीं होगा, अब देखते हैं कितना होगा। ठीक है, तो देखो आर अल्फा आप क्या निकाले हैं, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन 2 थीटा माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये निकाले। ठीक है बच्चों, अब देखो मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए, मैक्सिमम रेंज क्यों, यू तो कांस्टेंट है, मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे, मतलब थीटा पे डिपेंड करेगी, अल्फा भी तो कांस्टेंट है, अल्फा क्या है, तो इंक्लाइन प्लेन का एंगल है, वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो आपको रेंज मैक्सिमम निकालना है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करेंगे, डी आर बाय डी थीटा, मैक्सिमम मिनिमा लगाएंगे, डी आर बाय डी थीटा उसको इक्वेट करेंगे किससे, 0 से, तो क्या करते हैं यहाँ पर डी आर अल्फा बाई डी थीटा, ये कांस्टेंट टर्म है, ये तो ऐसे ही रहेगा, यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, अंदर में करते हैं अपन डिफरेंशिएशन, साइन थीटा का क्या होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा, कॉस 2 थीटा माइनस अल्फा, बस कि चेन रूल लगेगा, लगेगा अंदर, क्योंकि 2 थीटा माइनस अल्फा है, इंटू 2, क्लियर है, माइनस साइन अल्फा क्या होता है, हाँ कॉस अल्फा, 0, अल्फा कांस्टेंट है ना भाई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, साइन अल्फा का कॉस अल्फा, बढ़िया। अरे थीटा है मेरे भाई वेरिएबल, बस वेरिएबल कौन है, थीटा है। ठीक है, ये समझ आया, इसको क्या से इक्वेट करते हैं मैक्सिमम मिनिमा के लिए, 0 से इक्वेट करते हैं। अब आप 0 से इक्वेट करोगे, ये पूरा टर्म मल्टीप्लीकेशन में वो जाके क्या हो जाएगा, 0, तो ये टर्म क्या, 2 कॉस 2 थीटा माइनस अल्फा बराबर क्या होगा, 0, ये 2 भी उधर जाके क्या हो जाएगा, 0, कब 0 आती है कॉस की वैल्यू,
90 डिग्री पे, तो आप क्या लिख सकते हो, 2 थीटा माइनस अल्फा बराबर पाई बाय 2 लिख सकते हैं बच्चों। 2 थीटा माइनस अल्फा बराबर पाई बाय 2, या फिर थीटा बराबर पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2। याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे, रखेंगे ना याद? ठीक, तो बच्चों याद रखना क्या कि पाई बाय 4 जब होता था, अभी खुद देखो अल्फा का वैल्यू 0 डाल दूंगा तो मैक्सिमम रेंज पाई बाय 4, ये भी सेट है। आ रही बात सुन, तो पाई बाय 4 अगर आ रहा है, पाई बाय 4 अगर आ रहा है तो पाई बाय 4 में ऐड कर देना है क्या, जो भी इंक्लाइन प्लेन का एंगल है थीटा बाय 2। क्लियर बात? क्या ऐड कर देना है, थीटा बाय 2, तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? थीटा की जगह क्या लिखना है, पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? पक्का? अब एक शॉर्ट फॉर्म इसका डिराइव कर लेते हैं कि ये तो किस एंगल पे होगा, कितना होगा। जैसे पाई बाय 4 पे होता था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे, पाई बाय 4 पे होता था और वैल्यू क्या रहती थी, यू स्क्वायर बाय जी। ठीक है, थीटा की जगह पाई बाय 4 डाल देते थे। वैसे अभी यहां पर क्या करेंगे, यहां पर भी रेंज का जो फॉर्मूला है उसमें ये वाला थीटा को पुट कर देते हैं और देखते हैं रेंज मैक्सिमम कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए तो लिखो आर अल्फा मैक्सिमम, ये लिखेंगे यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये रहेगा। अब अंदर साइन 2 थीटा माइनस अल्फा, तो साइन 2 थीटा, तो 2 को 2 लिखते हैं और थीटा को क्या लिखेंगे बच्चों, पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2। यही आया ना, पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हुआ। क्लियर बच्चों? ठीक है, अब ये होगा आर अल्फा मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा, अंदर में साइन, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो ये 2 इंटू होगा तो ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस अल्फा, अरे भाई साहब एक मिनट, 90 प्लस अल्फा, फिर ये वाला माइनस अल्फा और फिर माइनस साइन अल्फा, ये होगा बच्चों। अल्फा अल्फा कैंसल, साइन 90 1, तो इस पूरे को उड़ाता हूं और यहां क्या लिख देता हूं, 1 माइनस साइन अल्फा। क्या लिखा बच्चों, 1 माइनस साइन अल्फा। ठीक है, तो बच्चों आर मैक्सिमम क्या आया, यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा। याद रखेंगे? ये हो गया मैक्सिमम रेंज अप द इंक्लाइंड प्लेन, मैक्सिमम रेंज अप द इंक्लाइंड प्लेन। क्लियर है? ठीक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज आ गया। अब हाइट की बात करते हैं, तो हाइट थोड़ा सा अजीब है, अजीब नहीं है ना, है तो सिंपल, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन देखो यहां पर कहां गया इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल बनाया था, हाँ देखिए, आपको सवाल दो तरीके से पूछ सकता है इसमें। एक आपको यह पूछ देगा जमीन से मैक्सिमम हाइट कितनी हुई, तो भाई ये जब भी मोशन कर रहा है, सपोज ये पॉइंट जमीन से मैक्सिमम हाइट पे, तो अपने को ये पूछा है बोल देगा। तो जमीन से मैक्सिमम हाइट पूछेगा ना बच्चों, तो उसके लिए पुराना कॉन्सेप्ट लगाना है। पुराना कॉन्सेप्ट लगाते थे कि ये जो वेलोसिटी है ना u, कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, कहां से, हॉरिजॉन्टल से। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है अभी, u साइन थीटा है। ये जब जीरो हो जाएगी, ये जब क्या हो जाएगी, जीरो, ये जीरो हो जाएगी, उस वक्त क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी जमीन से मैक्सिमम। तो वही वाला फॉर्मूला लगा देना नॉर्मल, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g वाला फॉर्मूला लगा देना, उससे खत्म कर देना। ठीक है, इसीलिए थीटा में ये वाला चुनवाया हूं। क्लियर है? दूसरा, अब सपोज आपको नहीं दिया ऐसा, तो अब आपको ये पूछ दिया है कि इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग मैक्सिमम हाइट कितनी हुई, तो आपको ये पूछा है। अगर
इंक्लाइन प्लेन के अलोंग पूछा है तो आपको ये वाली हाइट पूछा है। तो यहां पर क्या कर देंगे, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इतनी थी, u साइन थीटा माइनस अल्फा, और एक्सीलरेशन कितना था, g कॉस अल्फा। तो ये धीरे धीरे कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा। तो जिस पॉइंट पे अलोंग सॉरी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। याद रखना, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन क्या हो जाए, वेलोसिटी जीरो हो जाए, उस वक्त क्या होगा, ये मैक्सिमम हाइट पे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से हाइट निकाल लेंगे। क्लियर है बात, आ रही बात समझ में? क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर जीरो होना है, यू स्क्वायर क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, यू स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस 2as, तो 2 एक्सेलरेशन कितना लेंगे, जी कॉस अल्फा, एस क्या ले लेंगे अपन, एच। आ रही बात समझ में? तो यहां से बच्चों एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा बाय 2g कॉस अल्फा। ये आपका क्या हो जाएगा, हाइट। ये कहां से हाइट, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, आ गया? तो बच्चों ये था आप लोग का इंक्लाइन प्लेन और उसके वेरिएशन और कैसे कैसे हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। क्लियर है? इसमें भी अल्फा का वैल्यू जीरो डाल देंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आ जाएगा, कॉस अल्फा 1 हो गया जी। ठीक है, बात समझ में? कॉस 0 1 होता है। तो क्यों एंगल मैं ऐसा चुन रहा हूं, आपको समझ में आया? घबरा तो नहीं रहे हो? ठीक, अब ये सारे केसेस हो गए बच्चों। अब लिखते हैं डाउन द इंक्लाइन प्लेन। क्या लिखते हैं, डाउन द इंक्लाइन प्लेन लिखो। डाउन द इंक्लाइन प्लेन, एक बार ऊपर फेंके, अब एक बार नीचे फेंकते हैं ऊपर से। याद रखिएगा यहां भी एंगल वैसे ही सेलेक्ट करेंगे, अल्फा क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसका, और सपोज आपको ऐसा दे दिया है वेलोसिटी, यहां से अब कुछ एंगल दे दिया है, तो भी वो एंगल नहीं लेना है हमको। कहां से एंगल लेना है, हॉरिजॉन्टल से। कितना एंगल, थीटा। याद रखना हमेशा, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल, थीटा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, जो पुराना फॉर्मूला डिराइव किए हैं फिर से डेरिवेशन नहीं करेंगे, खुश हो जाओ, है ना। जो हम लोग पुराना डेरिवेशन किए हैं बस उसमें एक फर्क कर देना है, बस उसमें ये कर देना है, पुराने डेरिवेशन में जो फॉर्मूला आया है उसमें जहां जहां माइनस था वहां वहां क्या कर दो, प्लस। क्योंकि हमको जो थीटा था ना उसको 180 माइनस थीटा से बदल देना है। आ रही बात समझ में? तो जहां जहां प्लस था वहां वहां क्या कर देना है अपने को, माइनस, और कुछ नहीं। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले थे, क्या निकाले थे बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था, 2u साइन थीटा माइनस अल्फा था, उसको क्या कर दो, थीटा प्लस अल्फा कर दो। क्या कर दो बच्चों, थीटा प्लस अल्फा बाय जी कॉस अल्फा। ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, रेंज आप क्या निकाले थे, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन 2 थीटा माइनस अल्फा था, क्या कर दो इसको, प्लस अल्फा, माइनस साइन अल्फा था, क्या कर दो, प्लस साइन अल्फा। क्लियर बात, खत्म। ठीक है, जहां जहां माइनस था वहां क्या कर दिए, प्लस, खत्म। ठीक, तो ये आ गया नया रेंज। ठीक, ऊपर से तो नहीं गया बच्चों, गया, आया। अब एक रिलेशनशिप और याद रखना, ये बढ़िया वाला रिलेशनशिप बता रहा हूं, इससे आप लोग का काम आसान हो जाएगा। कि देखो, हाँ एक काम आपको दे रहा हूं घर में करने के लिए, ये रेंज आ गया है। अब डाउन द इंक्लाइन प्लेन के लिए किस थीटा पे फेंकें ताकि रेंज क्या हो, मैक्सिमम हो, ये आपका काम है, कर लोगे, वो निकाल लेना। और फिर उससे ये भी निकाल लेना कि मैक्सिमम रेंज फिर कितनी होगी। वही जहां जहां माइनस है वहां प्लस आ जाएगा, आप देखोगे खुद ही, तो खुद ही करके देखना, मजा आएगा। ठीक है, एक बार खुद करके देख लेना, कर लोगे ना इतना चीज। अब मैं आपको एक मस्त चीज बताता हूं, देखिए। अगर एक इंक्लाइन प्लेन गिवन है आपको, अल्फा एंगल, इंक्लाइन प्लेन गिवन है, अल्फा एंगल,
ठीक है। आपको बच्चों ये बोला है कि आप जिस स्पीड से फेंक सकते हैं ना वो कांस्टेंट है। स्पीड जो फेंक सकते हैं वो गिवन है, यू से ही फेंक सकते हैं। तो आपको अगर मैक्सिमम हाइट पहुंचाना है तो आपको पता है ये कितना एंगल होगा हॉरिजॉन्टल से, π/4 प्लस α/2। इतने एंगल से फेंकोगे कि नहीं फेंकोगे मैक्सिमम रेंज के लिए, और उतने से फेंकोगे तो एक मैक्सिमम रेंज का वैल्यू आएगा, इसको मैं R1 बोला। क्या बोला बच्चों मैं? R1। क्लियर है बात? समझ में आ रही बात? वैसे ही अगर आप सेम इंक्लाइन प्लेन में नीचे से ना फेंकें, कहां से फेंके बच्चों? ऊपर से फेंकें, उतने ही स्पीड से। कितने से फेंकें? उतने ही स्पीड से फेंकें, तो आपका जो एंगल होगा हॉरिजॉन्टल से वो कुछ अलग होगा। यहां पर π/4 माइनस α/2 आ जाएगा, बाकी आप लोग डिराइव करोगे तो आप लोग को दिख ही जाएगा, ठीक है। और ये मैक्सिमम रेंज कुछ आया, वो मैक्सिमम रेंज को मैं बोला R2। R1 क्या है? मैक्सिमम इंक्लाइन प्लेन अप द इंक्लाइन, और R2 क्या है? मैक्सिमम रेंज डाउन द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो आपको अगर पूछा कि अगर सेम स्पीड से आप जमीन में फेंकें, सेम स्पीड से जमीन पे फेंकें, और जमीन पे मैक्सिमम रेंज के लिए कितने से फेंकते हैं? π/4। हर रेंज के लिए नहीं, मैक्सिमम 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 रेंज के लिए। मैक्सिमम रेंज अप द इंक्लाइन प्लेन, मैक्सिमम रेंज डाउन द इंक्लाइन प्लेन, वो खास एंगल पे होता है जो, और मैक्सिमम रेंज अलोंग हॉरिजॉन्टल। आ रही बात समझ? तो मैक्सिमम रेंज ये वाला हो गया R max। तो इन तीनों के बीच में रिश्ता कैसा रहेगा? ऐसा 2/R max बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये याद रखेंगे। 2/R max बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। देखो R मैक्सिमम का वैल्यू डाउन अप द इंक्लाइन प्लेन निकलवा चुका हूं। डाउन द इंक्लाइन प्लेन आप निकालोगे ना, डाउन द इंक्लाइन प्लेन, और दोनों को रेसिप्रोकल करके ऐड करोगे। रेसिप्रोकल करके क्या करोगे? ऐड करोगे। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो यही बन जाता है, u²/g। क्या बन जाएगा? u²/g। हाँ, लेकिन एक 2 रहता है तो 2 रेंज ऐसा लिखते हैं। अरे बात समझ? ऊपर रहता है 2, नीचे लिखते हैं, समझ रहे हो? एक 2 भी आ जाएगा एक्स्ट्रा। क्लियर है बात? तो ने दोनों फॉर्मूला लिखोगे, साइड बाय साइड लिखोगे तो आपको दिख ही जाएगा कि ये इसका रेसिप्रोकल करके ऐड करने से ये आ जाएगा। ओके, आ रही बात समझ में? तो ये चीज याद रखेंगे। 2/R max बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, या ऐसे भी याद रख सकते हो, R max बराबर 2 R1R2/R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला याद रखना हैंडी है, जब आपको कई सवाल पूछा डायरेक्ट आप बना सकते हो, नहीं तो डेरिवेशन करने में बहुत समय लग जाएगा। ऊपर से तो नहीं गया बच्चे लोग? पक्का? बढ़े आगे? रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं हो गया है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना? नहीं। चलिए सवाल बनाए अब, रेडी? चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, दिया है तो अपने को क्या जा रहा है लिखने में। हाँ, as the projectile accelerates down perpendicular to the inclined plane with an acceleration g cos beta। अच्छा, यहाँ बीटा लिया इसलिए बोला है g cos beta है, वर्टिकल डायरेक्शन में g cos beta। its speed perpendicular to the inclined plane decreases from v0 sin phi। यहाँ पर phi एंगल क्या से ले लिया है? उससे ले लिया है, किससे? इंक्लाइंड प्लेन से, इसलिए फाई बोला है। अपन थीटा कहां से लेते हैं बच्चों? जमीन से, ठीक है। तो वो बोला है v0 sin phi at 0 to p and gradually increases from v0 sin alpha at q just before striking। तो वही बोला है बच्चों, यहां से जब अपन चालू करते हैं, यहां पर अपन चालू करते हैं तो ये इनिशियल वेलोसिटी रहती है ऊपर, तो जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे हाइट पे पहुंचती है, यानी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है, तो वहां पर ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और जब यहां पहुंचेगी तो उतने ही कितनी क्या हो जाएगी? नीचे डायरेक्शन में। ये तो वही है, पढ़े हैं पहले ही से पढ़े, ठीक है। बस पहले क्या होता था? जी से कम होती थी और जी से फिर बढ़ती थी। अभी क्या हो रहा है? जी कॉस बीटा से कम हो रही है और जी कॉस बीटा से फिर बढ़ रही है। क्लियर है बात? पक्का? बाकी वही केस है, ठीक है। तो जितना ऐसा प्रोजेक्टाइल करते थे तो अपन देखते थे ना, यहां पर अगर u साइन थीटा है तो यहां पर डाउनवर्ड में रहता था u साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल क्या रहता था? u cos थीटा और u cos थीटा। आ रही बस हमें? यहां पर बस ऐसा हो रहा है मोशन, तो यहां पर अगर u साइन थीटा है तो यहां भी क्या रहेगा बच्चों? u साइन थीटा, लेकिन डाउनवर्ड। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, लेकिन ये और ये सेम नहीं रहेगा। क्यों?
क्योंकि इधर भी तो एक्सीलरेशन है जी साइन अल्फा, आ रही बात समझ में, इधर भी एक्सीलरेशन है जी साइन अल्फा, तो ये भी कम होगा। क्लियर है बात? पक्का? नहीं समझ में आया? फिर कई केस में ऐसा पूछता है कि ये इसको परपेंडिकुलर गिरा, एक सवाल बनाए थे अपन, तो वहां पर अपने को क्या कर रहे हैं, ये जी साइन अल्फा के कारण ये वाला वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन क्या हो जा रहा है, जीरो, तभी तो वो परपेंडिकुलर गिर रहा है। ठीक, पक्का बच्चों? समझ में आ रहा है? याद रहेगा ये चीज? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? क्वेश्चन क्या बोला है, एट व्हाट एंगल शुड अ बॉल बी प्रोजेक्टेड अप द इंक्लाइंड प्लेन with a velocity v0 so that it may hit the incline normally. The angle of inclined plane with the horizontal is alpha. क्लियर है बात? तो हमको बोला है बच्चों क्या वेलोसिटी से फेंके ताकि ये किसको हिट करे, परपेंडिकुलरली हिट करे। बहुत बढ़िया, अभी पढ़े कॉन्सेप्ट। अगर ये परपेंडिकुलर हिट कर रहा है इसका मतलब समझते हो दया क्या, इस पॉइंट पे अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, जीरो। समझते हैं कि नहीं समझते? अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन वाला वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। तो वो जीरो कब होगा, यहां से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इनिशियल कितना है बच्चों, v0 cos थीटा। क्या है, v0 cos थीटा। तो v0 cos थीटा बराबर क्या आएगा, जीरो। v0 cos थीटा बराबर आएगा कितना, अच्छा सॉरी उल्टा लिख दिया, जीरो बराबर v0 cos थीटा माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी, क्या आएगा, माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी। क्लियर है बात? तो हमको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल तो पूछा क्या है, एट व्हाट एंगल, मतलब हमको थीटा जीरो निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, थीटा। थीटा निकालना है ना, तो हमको टी चाहिए क्या, नहीं। हमको टी चाहिए नहीं, तो टी की जगह क्या रख सकते हैं, कितना समय लगेगा यहां से आने में, टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना समय लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लेकिन हम लोग तो अलग तरीके से निकाले। हम लोग क्या निकाले थे, 2u साइन थीटा माइनस अल्फा बाय जी कॉस अल्फा। ठीक, तो यहां पर बच्चों हम लोग थीटा क्या लेते थे, ये वाला एंगल लेते थे। ठीक, यहां पर ये दिया हुआ है थीटा, तो बताओ थीटा माइनस अल्फा करेंगे तो क्या आएगा, यही वाला एंगल आएगा कि नहीं आएगा। तो हम लोग थीटा माइनस अल्फा की जगह यहां क्या रख देते हैं, थीटा रख देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बन जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, यहां पर डाल देते हैं बच्चों। तो क्या आएगा देखो, जीरो, इसको इधर ले आओ, v0 cos थीटा बराबर जी साइन अल्फा इंटू टी की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 2v0 साइन थीटा अपॉन क्या, जी कॉस अल्फा। रखे, जी जी कट गया, ये v0 कट गया, ये कॉस को उधर ले जाओ, तो कॉस बाय साइन क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा। कॉस बाय साइन क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा। बराबर क्या आ गया, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा क्या होगा बच्चों, टेन अल्फा, और सामने क्या आएगा बच्चों, टू। सामने क्या आएगा, टू। तो ये थीटा आ गया कॉट के टर्म्स में। क्लियर बात? ठीक है बच्चों, नहीं समझ में आया? तो अल्फा का वैल्यू अगर दिए रहता तो 2 tan अल्फा कर देना, उसका इनवर्स कर देना, तो क्या आ जाएगा, थीटा। पक्का? आप लोग क्या अभी अगला चैप्टर क्या पढ़ रहे हो आप लोग मैथ्स में, अभी क्या चल रहा है मैथ्स में, क्वाड्रेटिक चल रहा है ना, अभी खत्म हो गया क्वाड्रेटिक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कब पढ़ते हो, ट्रिग्नोमेट्री चालू होगा। चलिए आगे बढ़े बच्चों, यहां तक समझ में आया? अगला नेक्स्ट सवाल, a body is projected up with a speed of v0 along the line of greatest slope। क्या है ये, हाँ, line of greatest slope of an inclined plane of angle of inclination beta। ठीक, line of greatest slope of an inclined plane of angle of inclination beta if the body collides elastically perpendicular to the inclined plane, मां कसम है ना, फाइंड द टाइम आफ्टर विच द बॉडी पासेस थ्रू इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, एकदम घबराने की बात नहीं है, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप ऑफ लिखा है, उससे मैं बताता हूं क्या होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बनाते हैं बच्चों इंक्लाइंड प्लेन।
ये क्या बन गया? इंक्लाइंड प्लेन। ठीक, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल क्या दिया है बच्चों? बीटा। इंक्लाइंड प्लेन का एंगल बीटा दिया है। ठीक, अब a body is projected up with a speed of v0 along the line of greatest slope of an inclined plane। तो बच्चों लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप क्या होगा? स्लोप क्या होता है? स्लोप मतलब कितना एंगल बना रहा है, टेन थीटा, कितना टेन थीटा एंगल बना रहा है लाइन किसके साथ? एक गिवन लाइन के साथ। गिवन लाइन के साथ कितना टेन थीटा एंगल बना रहा है। जैसे एक्स एक्सिस से स्लोप देखते हैं तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है ये तो देखते हैं ना। जैसे एक्स एक्सिस से देखते हैं तो ये देखते हैं स्लोप। ठीक, अब बताओ ये स्लोप मिनिमम कब होगा? जब थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। और मैक्सिमम कब होगा? तो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप क्या हुई? अपना जो नया वर्टिकल एक्सिस चुनते थे बच्चों वही हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला, ये हो गया ना लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। तो हम लोग क्या किए बच्चों? v0 से प्रोजेक्ट किए हैं लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप से एंगल कितना बना रहा है। कहां गया कहां गया कहां गया? A body is projected up with a speed v0, line of greatest slope of an inclined plane of angle of inclination beta if the body collides elastically perpendicular to the, हाँ मतलब इसको क्या किए? लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप के अलोंग प्रोजेक्ट किए। कैसे किए? लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप के अलोंग प्रोजेक्ट किए। मतलब प्रोजेक्ट कैसे किए? ऐसा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बच्चों? ऐसा, परपेंडिकुलर। और ये वेलोसिटी क्या है? v0। समझ में आई बात? पक्का? तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से वापस क्यों पास होगा? हैं? ये भारत माता। एक मिनट, फोन ऑफ फ्रेंड लेना पड़ेगा। कंप्यूटर जी बीएम शर्मा को फोन लगाया जाए। क्या बोल देता है यार ये? अबे ये तो बना लिए। ये आ गया ना हाफ कोला। क्या बोला है भाई? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ो, भाड़ में जाए। हाँ बच्चों, तो मैं जो बताया अभी लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, उसको क्या करो आप? भूल जाओ। क्या करो आप? भूल गए? वेरी गुड। देखिए अगला सवाल, यहां से एडिटिंग हो। हाँ, तो देखिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप विथ ए स्पीड v0 along द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। तो ये सपोज इंक्लाइंड प्लेन है बच्चों, एंगल कितना है? बीटा बना रहा है। तो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप यही है, जो स्लोप वाला लाइन बना है ये। इससे कितना एंगल बनाते हुए?
इससे अल्फा एंगल बनाते हुए ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया है। यानी फिर से हमारा जो थीटा माइनस अल्फा आता था, थीटा माइनस बीटा मतलब इंक्लाइन प्लेन का एंगल, वो आपको अल्फा दे दिया है। आ रही बात समझ? ठीक। और बोला है कि ऐसा फेंका गया, ये ऐसा फेंका गया कि ये जो गया और टकराया कैसे, परपेंडिकुलरली टकराया। कैसे टकराया बच्चों? परपेंडिकुलरली। ठीक। फिर बोला है टकराने के बाद ये वापस आएगा, टकराने के बाद ये वापस आएगा और फिर से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे पहुंचेगा। उसमें कितना समय लगा अपने को बताना। ठीक है, निकालने की कोशिश करते हैं। सारी चीजें किसके टर्म्स में आएंगी? बीटा और बीटा के टर्म्स में आएंगी। ठीक, क्योंकि अल्फा दिया नहीं है ना, हम लोग अल्फा इसको मान लिए, अल्फा दिया नहीं है ना क्वेश्चन में। तो ये पूछा है a body is projected up with a speed v0 and the line of greatest slope of an angle plane of angle of inclination beta. If the body collides elastically perpendicular to the inclined plane, find the time after which the body passes through point of projection. तो सबसे पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं बच्चों। क्या निकाल लेते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो t बराबर क्या आएगा? t बराबर आएगा 2v0 साइन थीटा माइनस अल्फा की जगह यहां खाली क्या लिख देते हैं? अल्फा, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन से कितना एंगल बन रहा है? अल्फा, बाय जी कॉस बीटा। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? v0 दिया है, बीटा दिया है, लेकिन क्वेश्चन में अल्फा दिया है क्या? तो अल्फा का भी क्या करना पड़ेगा हमको? सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, अल्फा का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, एकदम आसान है। कैसा? अभी कभी किए? पिछले क्वेश्चन क्या पूछा था? कितना एंगल से फेंके ताकि ये कैसा टकराए? परपेंडिकुलरली। वही केस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो फिर थीटा और अल्फा में क्या रिलेशनशिप था? कॉट थीटा बराबर 2tan अल्फा। था कि नहीं था? झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। तो अभी भी वही होगा ना? अभी कुछ चेंज हो जाएगा? अभी भी तो वही है, किस एंगल से फेंके ताकि परपेंडिकुलर गिरा है, वही तो बोला है। तो क्या होगा बच्चों? कहाँ गया? हाँ, तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर? कॉट थीटा, थीटा की जगह अल्फा डालेंगे, तो कॉट अल्फा बराबर 2tan बीटा। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर अपन लोग को सब्स्टिट्यूशन मिल गया। किसका बच्चों? किसका? अल्फा का। अल्फा यहां से अपन अब हटा सकते हैं। अल्फा यहां से क्या कर सकते हैं? अपन हटा सकते हैं। अब बताओ अल्फा हटाने के लिए क्या करें? ये सबको चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? सबको चेंज। बहुत क्या लगेगी? मेहनत। करते हैं मेहनत, अपन तो मेहनती लोग हैं। ठीक है, तो अपने को चाहिए साइन अल्फा का वैल्यू। क्या का वैल्यू? साइन अल्फा। तो यहां पर लिखते हैं कॉट अल्फा। कॉट अल्फा को क्या लिख सकता हूं? कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा बराबर 2tan बीटा। लिख सकते हैं 2tan बीटा। अब हमको साइन अल्फा चाहिए, तो इसको क्या करते हैं? पलट देते हैं। तो क्या आएगा बच्चों? साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा बराबर 2 कॉट बीटा। 10 को पलट दिए तो क्या हो जाता है? कॉट। अब हमको सिर्फ साइन अल्फा चाहिए, कॉस अल्फा हमको चाहिए नहीं। कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। इसको उधर ले आते हैं। ठीक, तो क्या लिखते हैं? साइन अल्फा बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 2, क्या चल रहा था यहाँ? कॉट बीटा चल रहा था ना, 2 कॉट बीटा, वही चल रहा था ना ये भाई। हाँ ठीक है, ये आया। अब इसका क्या कर देते हैं? संधि विच्छेद, ए मेरा मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो क्या जाएगा? साइन अल्फा बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या आएगा? 4 कॉट स्क्वायर बीटा। ये आया? हाँ सॉरी, माय मिस्टेक। ठीक है, अब ये आया बच्चों। अब क्या करें? इससे साइन स्क्वायर, साइंस का वैल्यू निकालना है, तो क्या करें? एक बार फिर पलट देते हैं, मजा आएगा। एक बार क्या करते हैं? फिर पलटते हैं। क्या आएगा? 1 बाय साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ऐसा आएगा, बराबर 4 tan स्क्वायर बीटा। अरे क्या? अच्छा हाँ भाई साहब, इसको पलटे हो तो इसको नहीं पलटोगे, कुछ भी करते हो तुम लोग, है ना? तो इसको क्या लिखेंगे? 1/2। क्या लिखेंगे बच्चों? 1/2, है ना? सामना भी पलटता है ना, घबराना नहीं, होता है ऐसा जीवन में। ये 1/4 हो गया,
और ये वापस से 4 हो गया, तो ये सही आ गया। चलिए, ऐसा नहीं करना है, लेकिन ऐसा मैथमेटिक्स। अब इसको उधर भेज देते हैं, तो क्या आएगा बच्चों, 1/sin² अल्फा बराबर 4 tan² बीटा प्लस 1। फिर से पलट देते हैं, तो क्या आएगा, sin² अल्फा बराबर 1/4 tan² बीटा प्लस 1, स्क्वायर हट के क्या लग जाएगा बच्चों, नीचे में अंडर रूट लगाते हैं क्योंकि 1 तो अपना अच्छा लड़का है, ठीक है। तो साइन अल्फा का वैल्यू आ गया बच्चों, साइन अल्फा बराबर क्या आ गया, 1/√4 tan² बीटा प्लस 1। क्लियर है, ठीक। अब इसको कहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों, इसमें, किसमें, कहां गया, कहीं तो था, यहां पर अल्फा की जगह डाल देते हैं। तो 2v0/g cos बीटा, 2v0/g cos बीटा इंटू साइन अल्फा की जगह ये वाला टर्म पूरा आ जाएगा, तो 1 तो ऊपर रहेगा, तो नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, √1 + 4 tan² बीटा। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ये अभी टाइम ऑफ फ्लाइट आया, बस ये क्या है बच्चों, अभी टाइम ऑफ फ्लाइट आया, ठीक है। अब इतने समय में वहां पहुंचा, अब पढ़ने के बाद क्या होगा बच्चों, कैसा कलीजन बोला है, कैसा कलीजन बोला है, इलास्टिक। तो बच्चों जो टकराने से पहले वेलोसिटी था, क्या कर रहा हूं मैं, ये वही टकराने के बाद क्या हो जाएगा, वही वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये मोशन पलट गया ना, अब ये वापस इसको रेप्लिकेट कर देगा जैसा आ रहा था। तो जाने में लगा t समय, आने में कितना समय लगेगा, जाने में लगा t समय, आने में कितना लगेगा t समय, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2t। तो टोटल टाइम क्या हो गया बच्चों 2t, तो डबल कर देंगे, क्या कर देंगे इसका डबल, इसका डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अपना आंसर जो आ जाएगा वो 2t बराबर t डैश बराबर आ जाएगा 4v0/g cos बीटा 1 √1 + 4 tan² बीटा। समझ में आया बच्चों कि नहीं आया, ये हो गया आंसर, ठीक है, पक्का। तो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप बोलेगा क्या मतलब है, जो इंक्लाइन प्लेन का जो लाइन बन रहा है उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, उससे अल्फा एंगल बना रहा है। तो अल्फा एंगल बना रहा है तो अपना टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू लिख दिए, 2v0 sin अल्फा/g cos बीटा लिख दिए। अब हमको तो चाहिए था क्या, ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है कि ये परपेंडिकुलर गिर रहा है, उसके लिए अपन केस पहले ही निकाल चुके थे कि 2 tan अल्फा वाला रिलेशनशिप निकाल चुके थे, तो वो वाले रिलेशनशिप से अपन बीटा और अल्फा के बीच में रिलेशनशिप निकाले और उसको टाइम वाले में थीटा की जगह रिप्लेस कर डाले, तो अपना फाइनल रिजल्ट आ गया। क्लियर है, अब खाली v0 और बीटा दिया था ना, v0 और बीटा उसी के टर्म्स में आ गया आंसर, ठीक, पक्का, बढ़े आगे बच्चों। हाँ तो वो साइन के टर्म्स में ना बेटा, अब वो tan² को कन्वर्ट करूंगा तो वैसे ही होगा, ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगला, एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, ये कितना एंगल दिया बच्चों 30 डिग्री with the horizontal, a particle is projected from this plane with a speed 5 मीटर पर सेकेंड at an angle of elevation। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा क्या से होता है बच्चों, याद रखना, हॉरिजॉन्टल से। किससे, हॉरिजॉन्टल से। कितना एंगल से बोला है, बीटा बराबर 30 डिग्री से। हमको बताना है रेंज, बताओ ऊपर से नीचे है कि नीचे से ऊपर है, ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे के लिए बच्चों क्या लगता है फॉर्मूला, सारी चीजें प्लस हो जाती हैं, तो क्या होगा u²/g cos² अल्फा साइन 2 थीटा माइनस अल्फा सॉरी प्लस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये हो जाता है। अब वैल्यू डाल देते हैं, u का वैल्यू कितना दिया है 5 का स्क्वायर 25, g का वैल्यू 10, cos अल्फा, अल्फा क्या है बच्चों यहाँ पर, अल्फा इंक्लाइन प्लेन एंगल होता था अपना फॉर्मूले में, तो ये अल्फा कितना दिया है 30, तो cos 30 √3/2 का स्क्वायर 3/4, तो 3 नीचे 4 नीचे, अभी नीचे रखो बाद में ऊपर करेंगे, ठीक है। अगला साइन 2 थीटा प्लस अल्फा, क्योंकि ऊपर से नीचे फेंके, तो 2 थीटा कितना होता था 30, ये थीटा भी क्या होता था, मैं हमेशा बताऊं क्या से एंगल लेना है बच्चों, हॉरिजॉन्टल से। तो यहाँ तो दे ही दिया है क्वेश्चन में, हॉरिजॉन्टल से ही एंगल दिया है, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया है तो इसकी जगह क्या डाल देंगे 30 डिग्री डालेंगे तो क्या आएगा 60 + 30, 60 + 30 90, कितना हो गया ये
1 प्लस साइन 30 कितना होता है बच्चों 1/2, तो कितना आ गया बच्चों 25 इंटू 4 बाय 10 इंटू 3 इंटू 3/2, 3 3 10 10 जा 2 5 जा, तो कितना है बच्चों रेंज 5 मीटर। क्लियर बात, पक्का। कौन सा 5, कैसा 5, ये 5 है, ठीक। और हॉरिजॉन्टल के अलोंग पूछेगा तो भाई ये 30 डिग्री तो पता है, ये 5 पता है, ये निकाल लेंगे बेस, अगर हॉरिजॉन्टल रेंज पूछेगा तो। क्लियर है, बात समझ में आई। फिर क्या पूछा बच्चों, फाइंड द रेंज फॉर बीटा बराबर 120 डिग्री, फाइंड द रेंज फॉर बीटा बराबर 120 डिग्री। अभी बीटा दिया है बच्चों 30, बीटा क्या दिया है 30, 30 ये कितना हो जाएगा 90, और 90 से अपन ऐसा 30 आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 से 30 आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 120, ये क्या हो जाएगा 120। तो ये तो आप इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ही फेंक दिए, तो रेंज क्या होगा 0, क्योंकि जमीन पे फेंके हो ना और कोई वेलोसिटी कंपोनेंट दिए नहीं, तो क्या हो जाना चाहिए रेंज। नहीं समझ में, अरे प्रोजेक्टाइल कुछ एंगल बनाता है तभी तो रेंज आता है, अभी आप इसके अलोंग फेंक दिए तो क्या होगा, ठीक। या ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो, ऐसा सोचो कि नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, क्या से फेंक रहे हैं, नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं और ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी कितना है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं, ठीक। और नीचे से ऊपर फेंकने वाला केस अब लगा देते हैं, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, आर बराबर u² g cos 30 साइन 2 अल्फा माइनस थीटा लगेगा, तो 2 अल्फा कितना होता है, 2 अल्फा कितना होता है, तो 2 थीटा यहां पर थीटा का वैल्यू अब 30 डालेंगे तो 60, 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 कितना होगा 30, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, तो क्या आएगा बच्चों 1/2 माइनस साइन अल्फा, अल्फा का वैल्यू भी कितना 30, तो साइन अल्फा कितना होगा फिर 1/2, तो 1/2 कैंसिल, 0 आ गया, तो रेंज क्या आ गया, समझ में आया। फॉर्मूला प्लस वाला नहीं माइनस वाला लगाओगे, क्योंकि नीचे से ऊपर फेंकने वाला केस हो गया, 120 लेंगे तो क्या वाला केस हो गया, नीचे से ऊपर फेंक, रेंज क्या हो गया 0। समझ में आई बात, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया बच्चों, क्लियर है, बढ़े आगे। नेक्स्ट अगला सवाल, a body has a maximum range r1 when projected up the inclined plane, the same body when projected down the inclined plane has a maximum range r2। कहां जा रहा है ये सवाल, समझ में आ गया, नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम रेंज r1, ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो मैक्सिमम रेंज r2। फाइंड द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, एज्यूम इक्वल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इन ईच केस। मैं भी लिख देता हूं, r बराबर 2 r1 r2 बाय r1 प्लस r2, और ये डेरिवेशन इसका क्या है आप लोग का होमवर्क, समझ में आया कि नहीं आया। मैक्सिमम रेंज निकालना सिखा दिया हूं मैं आप लोग को, r1 r2 कैसे निकालते हैं, r कैसे निकालते हो तो पता है, u²/g, तो आप लोग क्या करोगे इसको घर में डिराइव करके देख लेना एक बार, ओके। यानी दोनों को डिवाइड करोगे तो ही आ जाता है, देख लोगे आप इक्वेशन को, ठीक। नहीं समझ में आया, तो बस ये हो गया आप लोग का इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल, खत्म नहीं हुआ, इसमें बहुत टाइप का अलग अलग प्रॉब्लम आता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो रिलेटिव मोशन अब चालू कर देंगे पढ़ना, और फिर एंड में इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ओके बच्चे लोग। अभी जो क्वेश्चन दिया था उसमें ये इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल वाले क्वेश्चन दिया नहीं था, एक भी आया था क्या, नहीं आया था ना अभी, तो एडवांस में ज़्यादातर क्वेश्चन अगर आता है तो इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल से आता है, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल वॉल से कोलिजन ये सब आता है, ठीक है। एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है कि V0 से एट एन एंगल अल्फा फेंके तो ये बॉल टप्पा खा रहा है, क्या खा रहा है बॉल, टप्पा खा रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी कितने टप्पा खाएगा, ऐसे टाइप का क्वेश्चन है। तो कोलिजन वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं इसमें, तो पढ़ेंगे, ये नहीं है एकदम सिंपल है, बस कैलकुलेशन करना है अपने को, बाकी एकदम सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है, पक्का क्लियर बच्चों। अब पढ़ें केमिस्ट्री, चलिए बंद करें इसको।